गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्रियाविधि मैकेनिज्म के आधार पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिर उनको हमने वन बाय वन करके डील किया था। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म में पिछले हमने डिस्कस कर लिया था डायरेक्शन के आधार पर, रिवर्सिबिलिटी के आधार पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं, उत्क्रमणीयता के आधार पर केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। तो हम आपको बता दें कि एट द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, उत्क्रमणीयता के आधार पर केमिकल रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होती है अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया। फर्स्ट इज, पहली आपकी होती है दिशा के आधार पर केमिकल रिएक्शन, उसका नाम है अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे बोला जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है इसे। क्या होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन? दूसरी आपकी होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। सेकंड आपकी होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। पहली आपकी होती है अनुत्क्रमणीय, दूसरी होती है उत्क्रमणीय। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्या होती है अनुत्क्रमणीय? देखिएगा, इसमें मान लीजिएगा कोई हम प्रोडक्ट, कोई भी हम रिएक्टेंट ले लेते हैं ए। ठीक है, अब यह रिएक्टेंट आफ्टर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जब प्रोडक्ट बी में चेंज हो जाता है, ठीक है, ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है। केमिकल प्रोसेस जब होती है तो जब आपका ए है वो किस में चेंज हो गया? वो चेंज हो गया बी में। ठीक है, अब फिर से इस प्रोडक्ट से जब यह रिएक्टेंट नहीं बन पाता है, पॉसिबल नहीं होता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन या फिर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आप लिख सकते हैं वह केमिकल रिएक्शंस, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाता है किंतु प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में चल करके लगभग पूरी हो जाती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल रिएक्शंस। एक बार फिर से देख लीजिएगा, at the basis of direction, at the basis of reversibility, there are two types of chemical reaction. First is irreversible, it means अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। डेफिनेशन में इसके हम क्या राइट करेंगे, हमने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल हम कोई एक रिएक्टेंट ले लेते हैं, कोई एक हमने ले लिया कंपाउंड। अब यह कंपाउंड क्या होगा? यह कंपाउंड केमिकल रिएक्शन के पश्चात, ठीक है, एक आपका प्रोडक्ट बी में चेंज हो गया। ठीक, यह आपका रिएक्टेंट, यह आपका प्रोडक्ट। अब जब इस प्रोडक्ट से फिर से जब यह रिएक्टेंट पॉसिबल नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो पॉसिबल होता है बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि ये रिएक्शन केवल एक ही दिशा में चल करके कंप्लीट हो जाती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिएगा कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, तो पहली आपकी जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी तापीय अपघटन। ठीक है, जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात तापीय अपघटन जो रिएक्शन होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। कैसे? सबसे पहले तो हम ये डील करेंगे, ये बात करेंगे कि तापीय अपघटन होता क्या है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक, और टूटे तो किसकी वजह से? गर्म करने पर। कोई भी हमने एक कंपाउंड ले लिया AB, जब इस कंपाउंड AB को हम लोग क्या करें? हीट करें और ये अपने ही कंपोनेंट अर्थात अपने ही अवयवों में ब्रेक हो जाए, A+B में ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इस डिकम्पोजिशन को, इस अपघटन को हम लोग नाम देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत? इसकी डेफिनेशन मान लो पूछ ली जाए तो कैसे आप राइट करेंगे? जब कोई भी कंपाउंड, ठीक है, हीट करने पर अपने ही कंपोनेंट में ब्रेक हो जाए, जब कोई भी यौगिक हीट करने पर, गर्म करने पर अपने ही अवयव में जब वह टूट जाता है
तो उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये अभिक्रिया होती है खुले पात्र में, खुले बर्तन में, ठीक है। अगर ये खुले बर्तन में होगी तब तो ये आपका तापीय अपघटन जो होगा वो अंतर्क्रियाशील होगा, लेकिन अगर जो यही अभिक्रिया बंद बर्तन में हो जाएगी तब ध्यान रखिएगा यह अभिक्रिया अंतर्क्रियाशील नहीं होगी। एक बार फिर से आपको बताते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। जब कोई भी कंपाउंड, ठीक है, हीट करने पर अपने ही कंपोनेंट में ब्रेक हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन। ये तो पहले से ही जानते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो इसमें पॉसिबल होगा, बट प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो कैसे रिएक्शन है, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। दूसरी आपकी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरी है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिएगा किस तरीके से उदासीनीकरण रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, अंतर्क्रमणीय होती है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते किसको हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहा किसे जाता है। तो जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है, जब कोई भी अम्ल किसी क्षार से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है लवण, ठीक है, वो सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है वो? सॉल्ट, वो लवण बनाता है और साथ में बनता है वाटर, अर्थात साथ में जल बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल की अभिक्रिया किससे करवानी होती है? क्षार से। तो क्या बनता है? साल्ट अर्थात लवण बनता है और साथ में आपका जल बनता है। यह रिएक्शन कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल हम कोई ले लेते हैं अम्ल HCl और कोई हम बेस ले लेते हैं अर्थात NaOH, ठीक है। ये HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। अब क्या होगा? अब आपका सॉल्ट बनेगा, कौन सा? NaCl सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा, ठीक है। एसिड और बेस के बारे में आप सेकंड लेसन में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया NaCl सॉल्ट है। अब NaCl और H2O पुनः आपस में रिएक्ट करके HCl और NaOH नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? वो इरिवर्सिबल होती है, वो अनुत्क्रमणीय होती है। एक और बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे, ये आपका जो अम्ल है वो प्रबल होना चाहिए और जो ये क्षार है यह भी कैसा होना चाहिए? प्रबल होना चाहिए। अगर जो ये अम्ल और ये क्षार प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है तब तो ये उदासीनीकरण रिएक्शन अंतक्रमणीय होगी, अन्यथा अगर ये दुर्बल और ये दुर्बल है तो ये रिएक्शन अनुत्क्रमणीय नहीं होगी, इरिवर्सिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये टू टाइप्स हो गए अंतक्रमणीय अभिक्रिया के। फर्स्ट इज क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन, और सेकंड आपका हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। थर्ड है अवक्षेपण रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया अर्थात प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसे इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। पहले तो ये हम जान लें कि अवक्षेपण अभिक्रिया हम कहते हैं किसको हैं, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो अंतक्रमणीय होती है। देखिएगा, सबसे पहली बात अवक्षेप क्या होता है, ध्यान देने वाली बात ये है। सबसे पहले अवक्षेप हम जान लें यहाँ पे, तो वह आपके प्रोडक्ट जिनमें ऐसे एरो लगा हो, ठीक है, जिसमें ऐसे एरो लगा होता है वो सबके सब अवक्षेप होते हैं, ठीक है। वो सबके सब क्या होते हैं? अवक्षेप। ये अवक्षेप जल में पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं,
जैसे मान लीजिएगा हम एक रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हमने मान लिख दिया यहाँ पे BaCl2 और प्लस Na2SO4 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, और साथ में आपका बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो देखिएगा ये आपका अवक्षेप है। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई प्रेसिपिटेट बन जाए, जिनमें कोई ऐसा पदार्थ बन जाए जो जल में पूरी तरीके से घुलनशील ना हो, ठीक है, अवक्षेप आपका बन जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, यहाँ पर लिखा है BaCl2 और यहाँ पर लिखा हुआ है Na2SO4। तो when BaCl2 react with Na2SO4 then BaSO4 precipitate is formed। ओके, लेकिन BaSO4 और NaCl पुनः आपस में अभिक्रिया करके BaCl2 और Na2SO4 का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है। तो हम 3 टाइप आपको बता दिए हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। पहले आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और थर्ड हमने आपको बताया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ हम आपको बता रहे हैं, फोर्थ आपकी होती है, एक और होती है, वो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। ये देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, इनका डेफिनेशन, मतलब इसकी क्या डेफिनेशंस होती है और एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। वह आपकी रिएक्शंस, ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं, जो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होती है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उनकी संख्या बढ़ जाए, या फिर हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। या तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में कमी हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से एक बार बताते हैं, वह आपकी केमिकल रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाए, इंक्रीज अर्थात बढ़ जाए, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीज हो जाए अर्थात कम हो जाए, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एग्जांपल्स होते हैं इसके, एक तो ये एग्जांपल, ये इसकी ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी और इसमें डेफिनेशंस होती है कि वो आपकी केमिकल रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो आपकी रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कोई आपका एक एलिमेंट ले लिया आपने M, अब यह M क्या करेगा, यह मान लीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है किसमें, M+ में, ठीक है। M कैटायन में यह चेंज हो रहा है, तो इस रिएक्शन को भी हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं कि वह आपकी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है अथवा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में कमी होती है, या फिर जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, वो आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया Si gives out H2 + I2। देखिए
यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, इट मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यह किसका उदाहरण हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ये हो ही गया। इसके अलावा मान लीजिएगा H+O2 गिव्स आउट SO2 लिख दिया जाए तो यह भी क्या है? यह भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगी? वो आपके रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में कमी हो जाए, ठीक है, या फिर जिनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो त्यागे जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपकी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिएगा रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। जस्ट इसका अपोजिट हमें लिखना होता है, जो इसमें होता है वो इसमें नहीं होता है, या फिर उसका कह लीजिएगा उल्टा। अपचयन में ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें देखिएगा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विल डिक्रीज इन रिडक्शन। इसके बाद में क्या लिखा? हाइड्रोजन एटम इसमें क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं ऑक्सीडेशन में। तो रिडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि इसमें हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, वो बढ़ जाएंगे। इनकी संख्या में इंक्रीजिंग होगी और इनकी संख्या में डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि वह आपके रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन एटम डिक्रीज होते हैं अथवा हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। यहां से भी बन सकती है डेफिनेशंस। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, ठीक, स्प्रिंग आउट होते हैं। बट रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्लोरीन है, अब ये क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन मान लो ऑब्जर्व कर ले, ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2Cl-। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऑब्जर्व हो रहा है। तो फर्स्ट टाइप रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अपचयन अभिक्रिया की उदाहरण हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए CaO और प्लस का CO गिव्स आउट Ca और प्लस का CO2। यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम के साथ में क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन क्या यहाँ पे कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है वो ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो रही है। तो CaO का क्या हो रहा है? CaO का Ca में रिडक्शन अर्थात अपचयन हो रहा है। तो यह आपका होता है रिडक्शन और ये हो गया आपका अपचयन। अब देख लीजिएगा अगर जो C+O2 से क्या बन जाए? CO2 बन जाए, तो फिर से CO2 से C+O2 नहीं बन सकता। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पॉसिबल हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पॉसिबल ना हो, तभी तो उसी को तो हम बोलते हैं क्या? इरिवर्सिबल रिएक्शन, अंतःक्रमणीय क्रिया। इसीलिए ऑक्सीकरण क्या हो गई? इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे CaO रिएक्ट हो रहा है CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो क्या बन रहा है? Ca प्लस का क्या? CO2। अब पुनः Ca और CO2 आपस में कंबाइन होकर के CaO और CO का निर्माण नहीं कर सकते। अब देख लीजिएगा रिएक्टेंट से फिर से प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पॉसिबल ना हो, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पॉसिबल ना हो, उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं हो गई, और ये किस तरीके से इरिवर्सिबल होती हैं ये सब कुछ हो गया। ठीक है।